कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज मैं अध्याय 2 अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण भाग 4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा लेनी चालू करेंगे कि संज्ञा होती क्या है। तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम प्रकट करें उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के होते हैं 3 प्रकार या 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 होता है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 होता है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो संज्ञा एक व्यक्ति या स्थान का नाम बताए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूरदर्शन, सूरदर्शन, बाबा भारती, महात्मा गांधी, नागपुर। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति या स्थान को बताता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। में ध्यान रखना बच्चों, जो भी कोई नाम होता है उस नाम की जगह पे आता है कुछ बदला हुआ। तो देखते हैं जरा आगे कैसे प्रकार चलते हैं, दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो यह नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी वस्तु या जाति का नाम प्रकट करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, कहानीकार, नट, ये सब क्या करते हैं? जाति को प्रकट करते हैं। घोड़ा जाति हो गई, कहानीकार ये जाति है, नट एक जाति होती है। नंबर 3 है भाववाचक, जिसमें भाव को व्यक्त किया जाता है। जो संज्ञा किसी भाव को प्रकट करे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विचार है, सहायता है, वीरता है, ये इसके भाव को प्रकट करती है। चतुराई ये भी भाव को प्रकट करती है। अब तो है भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे बनती है भाववाचक संज्ञाएं? तो शब्द है यहाँ पर और ये भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। चलो देखते हैं। चतुर है, चतुर क्या है? शब्द है, लेकिन चतुराई ये इसके भाव को बताती है। सो चतुराई क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। बहादुर, बहादुर शब्द है, लेकिन अगर बहादुरी लिखा जाए तो इसकी क्या है? ये भाव को बताता है। कैसा है? वो बहादुरी के लिए दिया जा रहा पुरस्कार वगैरह उस तरह से होता है। हंसना है, हंसना क्या है? शब्द है, तो उसके भाव को प्रकट करने के लिए हंसी होती है। सजना, ये सजाना है, सजावट के लिए ले रहे हैं उसको, तो सजना का सजावट हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लंबा, इसका भाववाचक संज्ञा लंबाई। ऐसे शब्द यहां दिए हुए हैं, भाववाचक संज्ञा यहां बनाई गई है। देखो फिर से। सुंदर है, सुंदर का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? ये होगा सुंदरता। काला शब्द का भाववाचक संज्ञा कालापन। ऐसी पीला भाव, पीला शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पीलापन। चलना इसका शब्द है, चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा चाल। कैसी चाल है इसकी? मीठा ये शब्द है, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मिठास होगी इसके अंदर। चलिए अगले को देखते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? अब तक तो आपने संज्ञा पढ़ी। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम आपको याद करना है, सर्वनाम की परिभाषा भी याद करनी है। और आगे देखते हैं जरा। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे राम आया, राम बैठा, राम ने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में राम संज्ञा बार बार आया है। इन वाक्यों को इस प्रकार कह सकते हैं, मतलब राम को हटा करके कुछ और लिख सकते हैं। राम आया, वह बैठा, उसने पुस्तक पढ़ी, वह और उसने सर्वनाम है जो राम संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुए, मतलब राम की जगह पर प्रयुक्त करे हैं हमने, तो वो जाकर के क्या हुए? सर्वनाम कहलाएंगे। यानी जो भी संज्ञा है उसको हटा करके दूसरे शब्द जो प्रयोग में आते हैं उसकी जगह पे वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो यहां पर राम की जगह पे वह भी आया है, उसने भी आया है और वह भी आया है। तो ये सब क्या हुए? सर्वनाम हुए। चलिए आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद की तरफ। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? तो नंबर 1 आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैं आता हूं, हम आता है, तू आता है, तुम आता है, वह आता है, वे आते, मतलब पुरुष के लिए जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 2 है संबंधन सूचन सर्वनाम। संबंधन ये जो संबंधों को बताते हैं, जैसे जो, जिसने, जिसका, जिसको, जिनका, ये सब किसको बताते हैं? संबंधन सूचन सर्वनाम होते हैं। ये तो निश्चय, जिसमें निश्चय ही कुछ हो, निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, वह है, ये, वे। अब आता है नंबर 4 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ नहीं पता कितना होता है, बेचारा कोई निश्चित नहीं होता। कोई भी हो सकता है,
कुछ कितना भी हो सकता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्न चिन्ह जो इस्तेमाल होते हैं। तो क्या हो गया, कौन हो गया, कोई हो गया, ये सब प्रश्नवाचक है। कैसे आ गया, तो वो भी प्रश्नवाचक है। चलिए देखते हैं नंबर 6 में निजवाचक सर्वनाम, जो निजी तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे अपना है, आप है, स्वयं है, निज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 7 है आदर सूचक सर्वनाम, मतलब आदर जिसको दिया जाता है, जैसे आप, आदर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, लिंग का देखते हैं हम। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। शब्दों का वह रूप जिससे उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ज्ञात हो, लिंग कहलाता है। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, नंबर 1 होता है स्त्रीलिंग और नंबर 2 होता है पुल्लिंग होता है। वचन की भी बात कर लीजिए। जिस शब्द से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जिनके अनेक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इसमें नोट करना है, जब इक्रांत शब्द का बहुवचन बनाना होता है तब इक्रांत में बदला जाता है, जैसे सहेली तो सहेलियां हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। कली है तो कली का क्या हो जाएगा, कलियां हो जाएगा। लड़की है तो लड़कियां हो जाएगा। अगर ये लकड़ी है तो लकड़ियां हो जाएगा। अगर घाटी है ये तो घाटी एक वचन है तो घाटी का बहुवचन घाटियां हो जाएगा। गाड़ी है तो गाड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा, गाड़ियां हो जाएगा। कहानी है तो कहानी का बहुवचन क्या होगा, कहानियां हो जाएगा। इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बदल सकते हैं, या बहुवचन से एक वचन भी बदला जा सकता है। तो इस तरह आप लोग आसानी से बदल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की भी बात कर लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ बताते हैं, यानी उसकी विशेषता को बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लंबा रास्ता, छोटा घर, नवग्रह, भारतीय संस्कृति, सभ्य मनुष्य। इन उदाहरणों में अच्छा, लंबा, छोटा, नव, भारतीय, सभ्य विशेषण है, जो क्रमशः लड़का, रास्ता, घर, ग्रह, संस्कृति और मनुष्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। मतलब जो सर्वनाम या संज्ञा की कुछ विशेषता बताएंगे, कुछ तो विशेषता होगी इसमें, उसका भी वर्णन करना होता है। तो जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार पे चलते हैं। नंबर 1 होता है गुणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा का गुण बताने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर, मीठा, खट्टा, ऊंचा, लंबा, नीला, बड़ा, विशाल, चौड़ा, उदार। तो ये सभी क्या है, गुणात्मक विशेषण है, मतलब गुण उनके बताए जाएंगे। दूसरा नंबर है परिमाणवाचक संज्ञा। मात्रा बताई जाती है, इसमें कितना परिमाण है उसका। मात्रा या परिमाण बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कम, कुछ, ज्यादा, अल्प, अधिक। ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटी को बताते हैं, मतलब कितनी चीज है ये। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर भी बढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 3 आता है संख्यावाचक विशेषण। गिनी जा सकने वाली वस्तुओं की संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया आदि। ये शब्द समस्त वस्तुओं के बोध होते हैं, यानी बोधक होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण से क्रमवाचक विशेषण बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम ले रहे हैं क्रियापद। ये क्रियापद क्या होते हैं, तो क्रिया की परिभाषा जरा ले लेते हैं। काम करने वाली चीज को कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में भी देखते हैं क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव या फल अन्य पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तथा जिस पर प्रभाव पड़ता है उस क्रिया का कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिया का कर्म कहते हैं, जिस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैंने भगवान की प्रतिमा देखी, महमूद सिपाही लेता है।
दुकानदार ने घुड़की नहीं दी है। तो इस तरह से है। चलिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है, अर्थात उसमें कर अब्सेंट रहता है। मैं चलता हूं, कर्म है ही नहीं। वे हंसते हैं, तो चलता हूं और हंसते हैं अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया के काल देखिए क्या होते हैं। क्रिया के मुख्यतः 3 काल होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्य काल। तो पहले बात करते हैं वर्तमान काल की। हम लोग वर्तमान काल में ही जीते हैं। जब कोई कार्य आरंभ हो गया हो पर समाप्त न हुआ हो तो क्रिया का वर्तमान काल होता है। जैसे राम रोटी खाता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, अधिकतर तातीते आता है इसके अंदर। भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। भूतकाल मतलब मरा हुआ, जो पीछे चला गया है उसको लिया जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई, पीछे चला गया है, बहुत पहले की बात है। उसने पत्र पढ़ा, ये भी बहुत पहले की बात है। पढ़ा बहुत पता नहीं कब पढ़ा उसने बेचारे ने। नंबर 3 है भविष्य काल, आने वाला। आने वाला कल, वो भी भविष्य काल है। जिस क्रिया से यह बोध हो कि कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे राम रोटी खाएगा, इसमें अधिकतर बच्चों गा गी गे आता है। विद्यार्थी स्कूल जाएगा, वह अपनी पुस्तक पढ़ेगा, मतलब गा गी गे आ रहा है, तो ये कहां हो गया? भविष्य में पहुंच गया। भविष्य की ये धरोहर है गा गी गे। चलिए देखते हैं, जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न उत्तर पे आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छाटिए तथा उनके प्रकार और काल भी लिखिए। तो ये नंबर 1 है। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ये क्या हुआ है? ये क्रिया सकर्मक है और ये भूतकाल है। सेंटेंस इसका भूतकाल का है। की उत्तीर्ण की तो बहुत पहले कर लिए। अगला आता है, यहां भी ये साधन में जुटे रहे। तो ये क्या हुआ? क्रिया अकर्म कहा गया। क्रिया जो है इसका अकर्मक है और ये भूतकाल का शब्द है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग ई वाले पे। ये ग्लेशियर के टुकड़े को देखकर निर्णय पर पहुंचे। मतलब क्या है ये क्रिया अकर्मक है और भूतकाल में हुआ है। पहुंचे तो बहुत पीछे की बात चली गई। अब आता है ये ठोस पदार्थों पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या है? क्रिया सकर्मक है और सेंटेंस इसका वर्तमान काल है, यानी शब्द ये वर्तमान काल का है। चलिए देखते हैं, ये वाक्य हमारा वर्तमान काल में आ रहा है। और भी है कुछ आगे। क्रिया के बाद आता है क्रिया का विशेषण। तो क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है। चलते हैं देखते हैं। क्रिया विशेषण वह अवयव है जो वाक्य में क्रिया या विशेषण की विशेषता बताता है। चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये बेचारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है परिमाणवाचक, नंबर 2 होता है रीतिवाचक, नंबर 3 होता है गुणवाचक, नंबर 4 होता है स्थानवाचक और नंबर 5 कालवाचक होता है। चलिए इन सभी वाचकों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे हम लोग। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जिन क्रिया विशेषणों से परिमाण या अनिश्चितता संख्या का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जरा, थोड़ा, केवल, कुछ, बस, काफी, पर्याप्त, ठीक, इतना, अधिक, उतना। तो ये सारे जो है हमारे परिमाणवाचक क्रिया हैं ये इसके। चलिए अगला आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया विशेषणों से स्वीकार, प्रकार, निश्चय, निषेध का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया कहते हैं, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हां, नहीं, ठीक, ऐसे, वैसे, अचानक, धीरे, इसलिए, सच, जरूर, शायद। तो ये सब किस में आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अगला नंबर 3 है गुणवाचक क्रिया विशेषण, यानी गुण को बताना शुरू करता है। जो क्रिया विशेषण क्रिया का गुण बताते हैं उन्हें गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तोता मीठा बोलता है, वह तेज दौड़ता है, यानी मीठा और तेज क्या हुए? गुण उसके बता रहे हैं। तो ये
गुणवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 4 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखते हैं, जिस शब्द से स्थान का बोध होता हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पास, दूर, वहां, कहां, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, यत्र, तत्र, सर्वत्र। नंबर 5 आता है कालवाचक विशेषण यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। इससे समय का बोध होता है। कैसे होता है? जैसे अब, कब, तब, कल, अभी, कभी, ये सब होते हैं इसमें। अगला आता है कारक एवं विभक्ति। देखते हैं जरा कारक एवं विभक्ति में क्या होता है। तो कर्ता कारक चलते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप द्वारा वाक्य में उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति देखो क्या होता है। संबंध प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम में लगे चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, से आदि। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलते हैं एक एक कारक पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1 है कर्ता कारक। तो जिससे काम करने वाले का बोध होता है। जैसे राम ने, तो यहां पर ने हुआ आपका कर्ता कारक। तो विभक्ति में क्या हुआ? ने। चलिए आगे क्या है। नंबर 2 कर्म कारक। जिस पर काम का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को पत्र लिखा, तो को जो शब्द आया वो आया हमारे पास कर्म कारक, यानी विभक्ति जो है को कर्म कारक कहते हैं। चलिए आगे नंबर 3 है करण कारक। जिसकी सहायता से काम हो, यानी जिसकी सहायता से काम होता है। जैसे राम ने पेन से पत्र लिखा, तो से आ गया इसमें, तो विभक्ति से आ गई। तो संप्रदान कारक है जिसके लिए किया जाए या दिया जाए। जैसे राम ने मोहन के लिए पत्र लिखा, तो विभक्ति क्या हो गया? को और के लिए आ गया इसके अंदर। चले इसको अपादान कारक में क्या होता है? जिसका अलग होना प्रकट हो। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरी, विभक्ति से आ गया। तो संबंध कारक क्या हो जाएगा? जिसके द्वारा वाक्य में किसी से संबंध दिखाया जाए। जैसे क्या है? मोहन की बहन, तो विभक्ति क्या हो गया? का की के आ गया। तो अधिकरण कारक क्या होता है? जिससे क्रिया का आधार जाना जाए। जैसे क्या है? डेस्क पर पुस्तक रखी है, तो आधार कहाँ है? पर में, पर ये सब आ जाएगा। संबोधन कारक जब किसी को पुकारा जाए। जैसे हे राम रक्षा करो, तो विभक्ति क्या हुई? हे, अरे, अहो, ये सब विभक्ति हो गई है। तो ये विभक्ति बच्चों यहीं समाप्त हो रही है। नीचे लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है और क्या आपको बना के भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।